हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 6 हमारा अतीत एनसीईआरटी कंटेंट में अध्याय 6 में पढ़ेंगे। अध्याय 6 शीर्षक राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। शंकरन जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। वास्तव में उसके नाना नानी चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन ने उनसे पूछा कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। हम अपने शासकों का चुनाव लगभग 50 वर्षों से मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में लोग शासक कैसे बनते थे, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि कुछ राजा लोगों द्वारा चुने जाते थे। लेकिन लगभग 3000 वर्ष पहले कुछ लोगों ने राजा बनने के लिए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया। यज्ञ करने के बाद वे राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया। इस प्रकार का एक आयोजन अश्वमेध यज्ञ था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों को की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इस यज्ञ को विशिष्ट पुरोहित संपन्न करते थे। इसके लिए पुरोहितों को उपहारों में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का ज्ञान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। पुरोहितों द्वारा शूद्र माने जाने वाले लोगों को इस अनुष्ठान में भाग लेने दिया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। अब देखो वर्ण ये कितने भागों में विभाजित था, ये हम पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर उत्तर भारत के गंगा यमुना क्षेत्र में इस समय कई ग्रंथों की रचना की गई। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण वे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। अब ये वाला ग्रंथ है उत्तर वैदिक, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन ग्रंथों में समाचार, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल है। सामवेद था वो। इन ग्रंथों को पुरोहित ने रचा है। इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और इनके संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले आदि लोग शामिल थे। तब समाज में पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली होते थे। कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, जबकि दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। इन्हें वर्ण कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। इन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण। इन वर्णों का निर्धारण कार्यों के अनुसार था। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। उसका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन यह करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा होता है शासकों का था। उन्हें क्या बोलते थे? क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे।
इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यह करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों का अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी प्राय शूद्रों में बराबर माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों ने भी सभी वर्णों का निर्माण जन्म के आधार पर किया। जैसे कि ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही रहती थी। बाद में कुछ लोगों ने अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों का संपर्क अपवित्र माना जाता था। इस वर्ण व्यवस्था को कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? चित्रित दूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में अधिकतर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र सुंदर और चिकने एवं पतली सतह के हैं। शायद इसका प्रयोग महत्वपूर्ण लोगों द्वारा विशेष अवसरों पर भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये इस तरह के हैं कटोरियां, थालियां। जनपद। जिन राजाओं ने महायज्ञ किए, अब वे राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा की गई। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 6 में नहीं है? लोगों द्वारा मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। इनमें कुछ बर्तन धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरातत्वों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। इन्हें चित्रित धूसर कहा जाता है। अब धूसर किसे कहा जाता है? ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। ये पूछा जा सकता है कौन सी आकृतियों के हैं? ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों के। महाजनपद। लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ अधिक महत्वपूर्ण जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा था। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर इन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों के चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसे किलेबंदी कहा जाता है। ये है मानचित्र 4। इसमें महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस मानचित्र को ध्यान से देख लेना। इसमें नदियां भी दिखाई गई है, जनपद, महाजनपद और नगर। जैसे ये रहे वैशाली, हस्तिनापुर, ये वैशाली है, हस्तिनापुर यहाँ पर था, पांचाल ये रहा। ठीक है, ये सारे कौशाम्बी, राजगृह, मगध, ये सारे दिखाए गए हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लेना भाई। शायद राजाओं ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। राजाओं द्वारा किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी।
किलों और चार दीवारी की रक्षा के लिए अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों का नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। सिपाहियों को वेतन हाथ सिक्कों के रूप में दिया जाता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। महाजनपद के पदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। कौशाम्बी किले की दीवार यह अवशेष उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में मिला है। यह संभवतः 2500 वर्ष पहले बनाया गया था। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान कर लेना। कहाँ पर है कौशाम्बी किले की दीवार? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कब, कितनी पुरानी है? लगभग 2500 वर्ष। कर महाजनपदों के राजाओं को बड़ी सेना रखने, किला बनवाने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। महाजनपदों में अधिकतर लोग किसान थे, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कर फसलों पर लगाया गया था। यह कर फसल पर 1.6 हिस्सा होता था। ये इम्पोर्टेंट है, कितना हिस्सा होता था फसल का? 1/6, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर को परिश्रम के रूप में चुकाया जाता था, जैसा कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक और खास संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? कृषि में परिवर्तन। ये तो भाई कर थे, एक तरह से 4 कर लगाए गए थे, ठीक है। कृषि में परिवर्तन, कृषि के क्षेत्र में भी इस काल में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल में के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब इस लोहे के फाल द्वारा अब कठोर भूमि को भी आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेती में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता था, इसलिए इस काम को अधिकतर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कार करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन कर क्यों देते होंगे? सूक्ष्म निरीक्षण मगध। अब मगध के बारे में पढ़ेंगे। पुस्तक में दिए गए मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। अब पीछे उसमें मगध था। लगभग 200 वर्ष के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। उस चित्र में हमने बोला था कि नदियां भी हैं, तो ये मगध, सोन और गंगा जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि मगध से कौन कौन सी नदियां बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध के एक भाग में जंगल थे। इन जंगलों में हाथी रहते थे। इन हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। इन हाथियों को सेना के काम में लाया जाता था। इन जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह ऐश की खानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। बिम्बिसार और अजात शत्रु मगध के 2 शक्तिशाली शासक थे। अब ये इम्पोर्टेंट है कि मगध के शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे? बिम्बिसार और अजात शत्रु। अब अन्य जनपदों को जीतने के लिए वे हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद मंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, ये राजगृह बिहार में पड़ता था। आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल में भी पहले की बात है, मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजेता बना था। अब ये राजा सिकंदर कहाँ का था? मेसिडोनिया का। इसमें पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। अब उसने मगध को और कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उसके सिपाही इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर मिलता है?
वज्जी, हमने पढ़ा है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके समीप ही वज्जी राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। इस राज्य में अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण तथा संघ कहते थे। दो थी इसमें। गण और संघ शासन व्यवस्था में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभी राजा सभाओं में बातचीत, वाद विवाद और बहस के द्वारा शासन व्यवस्था के बारे में सारी बातों पर फैसला करते हैं। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर के बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। दोनों ही गण तथा संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। अब ये गण है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया गया है। और संघ क्या होता था? संगठन या सभा। दीघ निकाय का एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। वज्जी संघ का यह वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय से लिया गया है। इसमें ना निकाय थे, दीघ निकाय, ठीक है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशस्कार को बुद्ध के पास एक सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती, क्या उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति नहीं करते रहेंगे जब तक आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। इन संघों को कई शक्तिशाली राजा जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य से लगभग 1500 साल पहले चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। अन्यथा अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों द्वारा स्थापित की गई शासन व्यवस्था को प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे, ठीक है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेती थी। इसे साल भर में कम से कम 40 बार बुलाया जाता था। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। लॉटरियों द्वारा शासन के कई पदों पर नियुक्तियां की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशी व्यापारियों और शिल्पकारों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? ठीक है भाई, अब देखो ये हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इधर उपयोगी शब्द किस किस के बारे में? देखो राजा के बारे में पढ़ा हमें, अश्वमेध क्या होता था उसके बारे में पढ़ा, वन जनपद, वन 4 प्रकार के थे, जनपद के बारे में पढ़ा, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर के बारे में भी पढ़ा है हमें, पौधरोपण, गण तथा अथवा संघ, प्रजातंत्र। पौधरोपण में जैसे धान की वो पौध का काम शुरू कर दिया था, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां तो सब में इम्पोर्टेंट है, इनमें देख लेना। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, गण तथा संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको भी देख लो, सही या गलत बताओ, ठीक है। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य
से गुजरने की छूट देने वाले राज्यों को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, ये तो राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। नहीं, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, ये भी गलत है। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। नहीं, उसमें तो कलर यूज होते थे जनपदों में, और मिट्टी। जनपदों में बहुत से नगर की किलाबंद थे। ठीक है, ये किलाबंद तो रखते थे ना वो अपनी सुरक्षा के लिए। नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द भरो। अब कृषक, व्यापारी, आखेटक, शिल्पकार, पशुपालक, ये महाजन पद का राजा था। ठीक है, उसमें होती थी सारी चीज। ये भी पढ़ा था हमने। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। समाज में रहने वाले दास, दासी, स्त्रियां और कामकार गण की सभाओं में भाग नहीं ले सकते थे। देखो भाई, ये भी देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसलिए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।